नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है और ख़ास तौर पर शिक्षकों के एक बड़े वर्ग से। जी। दिल्ली में एक बड़े शिक्षक विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है और हमारे पास इससे जुड़े कुछ समाचार लेख और रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद है ये समझना कि आखिर ये शिक्षक क्यों सड़कों पर उतरने की तैयारी में है, उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं, मांगे क्या हैं, और ये पूरा विरोध जो है ये कैसे संगठित हो रहा है। मामला है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता का। हाँ, टीईटी। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से देखते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विरोध आखिर है किस बारे में। जैसा आपने अभी कहा टीईटी, तो केंद्रीय मुद्दा यही है कि देश भर के जो परिषदीय शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य किया जा रहा है। हाँ। और खबरों के मुताबिक इसी अनिवार्यता के खिलाफ ये शिक्षक लंबबंद हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं लग रहा है। जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से देश भर के शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। 24 नवंबर जंतर मंतर पर। जी। और वो इसे अपनी ताकत का प्रदर्शन बता रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि शिक्षकों में इस मुद्दे को लेकर काफी रोष है, काफी गुस्सा है। ताकत का प्रदर्शन, ये शब्द ही काफी कुछ कहता है। लेकिन ये नाराजगी इतनी क्यों है? टेट को तो आमतौर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का एक कदम माना जाता है ना? हाँ, देखिए सैद्धांतिक तौर पर तो उद्देश्य यही बताया जाता है कि भाई शिक्षकों की एक न्यूनतम योग्यता हो, वो सुनिश्चित की जा सके। लेकिन यहाँ पेच कुछ और लग रहा है। अच्छा। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार शिक्षकों में इस अनिवार्यता को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। कुछ शिक्षक नेता तो इसे काला कानून तक कह रहे हैं। काला कानून? जी। अब ये शब्द इस्तेमाल करना अपने आप में दिखाता है कि वो इसे कितना अन्यायपूर्ण या कितना गलत मान रहे हैं। ये तो काफी गंभीर बात है। काला कानून कहना, इसकी कोई खास वजह? ये इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों? हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और वो जुड़ा है उन शिक्षकों से जो 23 अगस्त 2010 से पहले से नियुक्त हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, 2010 से पहले वाले? जी। और जो विरोध का आयोजन कर रहे हैं उनका साफ कहना है, और ये बात वो बार बार दोहरा रहे हैं, कि वे किसी भी सूरत में इन अनुभवी जो पहले से काम करे शिक्षक हैं उन पर टीईटी की अनिवार्यता को लागू नहीं होने देंगे। ये उनके विरोध का एक केंद्रीय बिंदु है और शायद सबसे भावनात्मक मुद्दा भी यही लगता है। अच्छा, तो ये तारीख महत्वपूर्ण है, 23 अगस्त 2010, यानी जो शिक्षक कई सालों से, हो सकता है दशकों से पढ़ा रहे हो। बिल्कुल। उन्हें अब कहा जा रहा है कि आप टीईटी पास करें, और इसी बात का विरोध हो रहा है। बिल्कुल। उनका तर्क शायद यही है कि भाई जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब तो ये शर्त थी नहीं, और अब इतने सालों की सेवा के बाद, हमारे अनुभव के बाद हम पर ये नई शर्त थोपना कहाँ तक सही है? हाँ, बात तो सही लगती है। ये उनके सेवा अनुभव और जो उनके स्थापित अधिकार है उसका सवाल बन जाता है, और शायद यहीं पर वो काला कानून वाली जो भावना है वो जड़ पकड़ रही है। वो इसे शायद अपने सम्मान पर, अपने पेशे पर एक तरह के हमले की तरह देख रहे होंगे। समझ गया। तो ये सिर्फ एक योग्यता परीक्षा का सवाल नहीं रहा, बल्कि ये जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनके अधिकारों और शायद सम्मान का भी मुद्दा बन गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन प्लान हो रहा है, इसे कौन लोग हैं जो संगठित कर रहे हैं? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे मुख्य रूप से एक नाम सामने आ रहा है, अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा? हाँ, ये एक तरह का संयुक्त मंच लग रहा है जिसमें कई अलग अलग शिक्षक संगठन शामिल हो रहे हैं। जैसे हाल ही में इसकी एक अहम बैठक लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में? जी। और खबरों के अनुसार उस बैठक में अकेले उत्तर प्रदेश से ही करीब 1 दर्जन शिक्षक संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे बड़े पदाधिकारी शामिल हुए थे। अरे वाह, 1 दर्जन संगठन सिर्फ यूपी से? ये तो दिखाता है कि ये मोर्चा काफी तेजी से समर्थन जुटा रहा है। हाँ, लग तो यही रहा है। तो लखनऊ वाली बैठक में क्या खास हुआ? कोई रणनीति बनी? हाँ, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य ही यही था। दिल्ली में जो 24 नवंबर का प्रदर्शन होना है उसकी पूरी रूपरेखा, उसकी रणनीति तैयार करना। और एक बड़ा फैसला ये भी हुआ कि बैठक में जो अलग अलग संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे उन्हें इस मोर्चे में राष्ट्रीय सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, राष्ट्रीय सह संयोजक? जी।
ये कदम शायद इसलिए उठाया गया ताकि विभिन्न गुटों को एक साथ लाया जा सके और जो नेतृत्व है उसे और ज्यादा व्यापक बनाया जा सके, सबको लगे कि हाँ, हमारी भी भागीदारी है। हाँ, ये तो संगठन को मजबूती देने वाली बात लगती है। क्या कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी सामने आए हैं इस बैठक से? जी, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बैठक में मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं योगेश त्यागी, वो मौजूद थे। योगेश त्यागी। हाँ, उनके अलावा जिन्हें राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया उनमें विनय तिवारी, अनिल यादव और संतोष तिवारी, इनके नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। विनय तिवारी, अनिल यादव, संतोष तिवारी। जी, और इनके साथ ही कई और जाने-माने शिक्षक नेताओं के नाम भी दर्ज हैं जो उस बैठक में शामिल थे, जैसे नरेश कौशिक, उमाशंकर सिंह, संजय मिश्रा, और भी नाम हैं दिलीप चौहान, संदीप दत्त, प्रदीप जायसवाल, विवेकानंद आर्य, राम प्रकाश साहू, राजेंद्र सिंह राठौर। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, ये लंबी सूची इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर कई प्रभावशाली नेता और संगठन इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ये कोई एक आध संगठन का विरोध नहीं लग रहा। बिल्कुल, ये एक व्यापक गठजोड़ बनाने की कोशिश साफ दिख रही है। लेकिन क्या इनकी रणनीति सिर्फ दिल्ली में एक दिन के प्रदर्शन तक ही सीमित है या कुछ और भी प्लान है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। इनकी योजना काफी विस्तृत लग रही है। दिल्ली प्रदर्शन से पहले 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच, यानी करीब एक हफ्ते तक, देश के सभी जिलों में शिक्षकों की बैठकें करने और बड़े पैमाने पर एक जनसंपर्क अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जिलों में? यानी दिल्ली आने से पहले पूरे देश में एक तरह से माहौल बनाने की तैयारी है। बिल्कुल। इसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद बिल्कुल साफ लगता है, अपनी एकता दिखाना, अपनी संगठनात्मक शक्ति का एक जोरदार प्रदर्शन करना। वो शायद ये दिखाना चाहते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ कुछ नेताओं का नहीं है, बल्कि ये देश भर के हजारों, शायद लाखों शिक्षकों की आवाज है, और उनका लक्ष्य है कि ये आवाज सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचे, खास तौर पे प्रधानमंत्री तक। अच्छा। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले। और उनकी मांगे क्या हैं? मतलब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो? उनके सबसे प्रमुख और सीधी मांग है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, यानी एनसीटीई से। एनसीटीई, हाँ। वे चाहते हैं कि एनसीटीई जल्द से जल्द ये जो टीईटी की अनिवार्यता वाला नियम है उसमें संशोधन करें, या फिर इस नियम को पूरी तरह वापस ले लें। खासकर उन शिक्षकों के लिए जो 2010 से पहले नियुक्त हुए। जी बिल्कुल, खासकर उनके संदर्भ में। वो इसे एक ऐसा नियम मान रहे हैं जो उन पर अनुचित रूप से थोपा गया है। तो मांग सीधी पॉलिसी बनाने वाली बॉडी एनसीटीई से है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब क्या? क्या मोर्चे के पास कोई अगली योजना है, कोई प्लान बी? हाँ, इस बारे में जो मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं योगेश त्यागी, उन्होंने अपना रुख काफी कड़ा रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एनसीटीई उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती और जल्दी ही नियम में संशोधन नहीं करती तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा और व्यापक होगा। उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान करने की बात कही है। आर पार की लड़ाई? जी, और जरूरत पड़ने पर संसद का घेराव करने तक की बात कही गई है। संसद का घेराव? हाँ, तो ये महज बयानबाजी नहीं लगती, ये एक तरह की सीधी चेतावनी है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई और संसद घेराव, ये तो काफी गंभीर संकेत हैं। ये दिखाता है कि शिक्षक इस मुद्दे को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं, और टकराव की आशंका भी बढ़ रही है फिर तो। निश्चित रूप से, अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये शिक्षकों के एक बड़े और महत्वपूर्ण वर्ग की गहरी चिंताओं को उजागर करता है। नियम का विरोध नहीं है, ये उनकी एक संगठित प्रतिक्रिया है, अपनी आवाज उठाने का एक तरीका है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस बात पर रोशनी डालते हैं कि खासकर वो शिक्षक जो सालों से पढ़ा रहे हैं, वो इस टीईटी की अनिवार्यता को किस नजरिए से देखते हैं और क्यों इसका इतना पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हाँ, और ये समझना यहाँ जरूरी है, जैसा हम हमेशा कहते हैं, कि यहाँ हम सिर्फ उन तथ्यों और दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं जो हमें उपलब्ध सामग्री यानी जो रिपोर्ट्स और लेख हैं उनसे मिले हैं। जी बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इस जटिल मुद्दे के जो विभिन्न पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करना है। ये शिक्षकों के संगठनात्मक ढांचे, उनकी रणनीति और उनकी मांगों को समझने का एक प्रयास है। बिल्कुल, और ये जानना भी दिलचस्प है कि भाई टीईटी को लागू करने के पीछे सरकार का या एनसीटीई का क्या तर्क रहा होगा। हाँ, ये भी एक पहलू है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम मानक होना चाहिए, चाहे वो पहले नियुक्त हुए हों या बाद में। शायद नीति निर्माताओं का मानना है कि समय के साथ
शिक्षण पद्धतियों में ज़रूरतों में बदलाव आया है और टीईटीए सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि सभी शिक्षक उन बदलावों के साथ कदम ताल कर सके, अपडेटेड रहें। हाँ, ये एक संभावित तर्क हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि जो शिक्षक मान लीजिए 15 साल, 20 साल या उससे भी ज्यादा समय से सफलतापूर्वक पढ़ा रहे हैं, जी। क्या उनके अनुभव का कोई मोल नहीं? क्या एक परीक्षा उनके इतने सालों के योगदान को नकार सकती है? यहीं पर शायद शिक्षकों की आपत्ति सबसे ज्यादा है। सही कहा। ये एक तरह से अनुभव बनाम मानकीकरण की बहस भी बन जाती है। हाँ, शिक्षकों का ये समूह शायद ये महसूस कर रहा है कि उनकी विशेषज्ञता, उनके तजुर्बे को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्हें नए रंगरूटों के साथ एक ही तराजू में तौला जा रहा है। तो उनकी लड़ाई शायद अपने पेशेवर सम्मान और पहचान को बचाने की भी है। और जिस तरह से ये अलग अलग संगठन, जैसा आपने बताया, अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकजुट हो रहे हैं, वो भी काफी गौर करने लायक बात है। जी। अक्सर हमने देखा है कि शिक्षक संगठन अलग अलग मुद्दों पर या अलग अलग गुटों में बंट रहते हैं। इस मुद्दे पर उनका एक साथ आना, ये उनकी सामूहिक ताकत को तो बढ़ाएगा ही, बिल्कुल। और शायद सरकार पर दबाव भी ज्यादा प्रभावी ढंग से डाल पाएगा। हाँ, ये एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, लखनऊ बैठक में अलग अलग संगठनों के अध्यक्षों को राष्ट्रीय सह संयोजक बनाना, ये इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। सबको साथ लेकर चलना। हाँ, सबको साथ लेकर चलना, सबको प्रतिनिधित्व देना, और फिर वो जो 25 से 31 अक्टूबर का देशव्यापी जनसंपर्क अभियान है, वो भी इसी एकता को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर शिक्षकों को लामबंद करने का काम करेगा। तो कुल मिला के अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता, खासतौर पर 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। जी। देश भर के परिषदीय शिक्षक अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं। उनकी योजना भी स्पष्ट है, 25 से 31 अक्टूबर तक देशव्यापी जनसंपर्क और बैठकें, और फिर 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन, जिसे वो खुद ताकत का प्रदर्शन कह रहे हैं। उनकी मुख्य मांग एनसीटी से है कि इस अनिवार्यता वाले नियम को या तो संशोधित किया जाए या फिर वापस लिया जाए। और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो आंदोलन को और तेज करने की, आर पार की लड़ाई लड़ने की, और यहाँ तक कि संसद का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है। तो ये स्थिति स्पष्ट रूप से जो नीति निर्माता हैं और जो शिक्षक समुदाय का एक बड़ा वर्ग है, उनके बीच एक गंभीर तनाव को दर्शाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नियम का मामला नहीं लगता, ये शिक्षा नीति, शिक्षक अधिकार और शायद संवाद की प्रक्रिया से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। ये देखना अहम होगा कि 24 नवंबर का प्रदर्शन कितना प्रभावी होता है और सरकार या एनसीटीई इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हाँ। इस टकराव का नतीजा जो भी हो, वो आने वाले समय में न सिर्फ इन शिक्षकों के भविष्य को, बल्कि शायद देश की शिक्षा नीति और शिक्षक सरकार संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। हाँ, और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि एक तरफ तो शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परीक्षाओं जैसे टीईटी की जरूरत महसूस की जाती है। हाँ। तो दूसरी तरफ सालों से पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों की चिंताएं हैं, उनका अनुभव है, उनके सेवा अधिकार हैं। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जो गुणवत्ता भी सुनिश्चित करे और जो अनुभवी शिक्षक हैं उन्हें अपमानित भी महसूस न कराए? ये वो सवाल है जिस पर शायद नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को गंभीरता से विचार करना होगा, खासकर जब इस तरह के बड़े विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हों। वाकई ये एक बड़ा और जटिल सवाल है। संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है। देखना होगा कि इस टकराव का समाधान कैसे निकलता है। निश्चित रूप से। और यह हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी कोई नीतिगत बदलाव लाया जाता है, खासकर ऐसा जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है, तो उसमें संवाद की, सहमति बनाने की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्या इस मामले में कहीं उस संवाद की कमी रही? ये भी एक पहलू है जिस पर विचार किया जा सकता है।